नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में अब हम जर्नल एंट्रीज में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज कैसे होती हैं वो सीखेंगे। तो एंट्रीज को शुरू करें तो इससे पहले मेरे दोस्तों, बैंक जो होता है वो हमारा असेट होता है। बिजनेस के एंगल से देखा जाए तो बैंक मतलब हमारा असेट। और असेट का नियम क्या होता था, जब जब ये बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे दोस्तों, और जब जब ये गिरेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्री में जिसमें बैंक में बैलेंस बढ़ेगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, और जब बैंक का बैलेंस गिरेगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो मैंने इसके लिए पूरा आपके सामने एक सम बना रखे हैं, बिल्कुल बेसिक। इसके जरिए हम इसको सीखने वाले हैं। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1, ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश ₹50,000। कि आपने 50,000 रुपये कैश बैंक में जमा करी और अपना अकाउंट ओपन किया। तो हम जब भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका मतलब आपने पैसे बैंक में जमा किए, तो इसका मतलब बैंक में बैलेंस आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक आपका असेट होता है। तो जब जब पैसा बैंक में जमा होगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपने कैश जमा करी है तो कैश कम हो रही है, जा रही है, तो टू कैश अकाउंट। और इसमें अमाउंट हम कितना लिखेंगे, 50,000 और 50,000। ठीक है दोस्तों, तो पहली एंट्री क्लियर हो गई होगी। और इसकी नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो जब भी हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे तो आप सीधा सी एंट्री क्या ध्यान रखेंगे कि बैंक डेबिट होगा और पैसे जा रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगी। ट्रांजेक्शन नंबर 1 इज डन। अब आते हैं दोस्तों ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे। अब हमने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ और जमा किए। तो हम जब अकाउंट ओपन करते हैं या फिर हम अकाउंट ओपन करने के बाद पैसे जमा करते हैं, इन दोनों की एंट्रीज मेरे दोस्तों सेम होती है। तो इसका मतलब सेकेंड एंट्री भी सेम होगी कि आपने 10,000 रुपीज़ बैंक में और जमा किए। तो अगेन आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो जब जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश आपकी जमा हो गई तो कैश चली गई, तो कैश कम हो गई तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो इसका मतलब आप क्या सीखे, जब भी बैंक अकाउंट ओपन हो या बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद कैश जमा हो, दोनों केस में आपकी एंट्री सेम होती हैं, नरेशन भी सेम होगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे। अब इसमें आप नोटिस करिए क्या लिखा हुआ है, विड्रू फ्रॉम बैंक ₹5,000 फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए, और विड्रॉ करके हम पैसा घर पे नहीं ले गए, हमने अपनी दुकान के पर्पस के लिए ही इसको विड्रॉ किया है कि हमें किसी पार्टी को पेमेंट करना होगा या फिर हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी होगी, वॉट एवर रीजन। तो हमने पैसा जो है वो घर के लिए नहीं, दुकान के लिए विड्रॉ किया है। तो इसका मतलब जब भी कोई अकाउंट, बैंक अकाउंट से मतलब पैसा हम विड्रॉ करते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस एंट्री का पूछेंगे लॉजिक क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अब आपका बैंक बैलेंस कम हो गया क्योंकि आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो बैंक बैलेंस कम हो गया तो मतलब बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और दुकान पे अब आपके कैश आ गई, तो कैश आ गई मतलब कैश एक असेट है, तो कैश एक असेट है वो बढ़ गया, तो कैश क्या हो गई, देखो डेबिट। तो अगर हम नोटिस करें तो ये एंट्री इन दोनों की बिल्कुल अपोजिट है। तो जब जब पैसा बैंक में पहुंचेगा तो एंट्री होगी बैंक टू कैश, और जब जब पैसा बैंक से निकलेगा ऑफिस पर्पस के लिए तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसमें अमाउंट हम कितना डालेंगे मेरे दोस्तों, 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़। तो बताइए एक बार फटाफट रिवाइज कराइए। जब जब पैसा बैंक में जमा होगा तो एंट्री होगी बैंक टू कैश, और जब जब पैसा आपने बैंक से विड्रॉ कर लिया फॉर ऑफिस यूज तो उसकी एंट्री होगी कैश टू बैंक। और इस एंट्री का लॉजिक क्या होगा, कैश आ रही है तो कैश डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट। क्योंकि असेट्स के रूल्स क्या होते हैं, जब जब असेट बढ़ता है तो उस असेट को डेबिट करते हैं, कैश इन दिस केस, और जब कोई असेट गिरता है तो उस असेट को हम क्रेडिट करते हैं, बैंक इन दिस केस। ठीक है, और इसकी नरेशन बीइंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एंट्री नंबर 4। अब ध्यान से देखिएगा, एंट्री नंबर 4 में भी हमने पैसे विड्रॉ करे फ्रॉम बैंक, लेकिन आगे कीवर्ड है फॉर पर्सनल यूज। अब आप बोलोगे अच्छा ऐसे क्या होगा, सिंपल है। तो हमने पैसा निकाला अपने बैंक अकाउंट से और उसको हमने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर दिया। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई दुकानदार पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के असेट्स निकाल लेता है तो हम उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो आप बोलोगे मतलब, तो यहाँ पे हमारा बैंक से पैसा निकल गया तो बैंक अकाउंट को होना है क्रेडिट। तो देखो मैंने पहले ही क्रेडिट कर दिया क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो रहा है। लेकिन अब हम डेबिट में क्या लिखेंगे, तो याद है पिछली वीडियो में क्या सिखाया था, जब भी दुकानदार दुकान से पैसा निकालता है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल कम होना, और कैपिटल कम होने का मतलब होता है कि डेबिट होना, लेकिन हम उसको ड्रॉइंग्स के नाम से डेबिट करते हैं। तो जब जब दुकानदार दुकान से असेट विड्रॉ करेगा फॉर पर्सनल यूज तो हमेशा ड्रॉइंग्स को आपको डेबिट में लिखना है। और क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं तो बैंक बैलेंस एक असेट है जो कम हो गया, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसकी अमाउंट कितना आएगा, 2,000 रुपये। तो जब जब
घर के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब जब ऑफिस यूज के लिए पैसा निकलेगा बैंक से तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दोनों ट्रांजेक्शन का डिफरेंस क्लियर हो गया। ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में, थर्ड वाले में पैसा ऑफिस यूज के लिए निकल रहा था, और जबकि फोर्थ वाले में जो पैसा निकल रहा है वो पर्सनल यूज के लिए निकल रहा है। तो जब जब पर्सनल यूज होगा बेटा तो वहां पे हम क्या वर्ड लिखते हैं, ड्रॉइंग्स। और जब जब ऑफिस यूज के लिए पैसा निकलता है तो वहां पे हम क्या वर्ड लिखते हैं दोस्तों, कैश। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखना, और बिल्कुल बढ़िया है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इससे रिवीजन आपका बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे। अब 5 में क्या है, जरा ध्यान से देखना। हमें चेक रिसीव हुआ फ्रॉम मोहन ₹8,000 और वो चेक हमने बैंक में तुरंत उसी दिन जमा कर दिया। तो हमको जब भी चेक मिलता है और हम उस चेक को सेम डे बैंक में जमा कर देते हैं, तो जैसे ये अपनी शॉप है, ये हमारा कस्टमर मोहन, ये हमारी शॉप पे आता है और हमको एक चेक देके जाता है और हमने इस चेक को तुरंत उसी दिन बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। तो इसका मतलब ये पैसा अकाउंटिंग व्यू से हमने बैंक में जमा कर दिया, तो हम अकाउंट्स में ऐसा मान लेते हैं कि हमारे अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच गए। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में पता है क्या होता है दोस्तों, ये बैंक वाले जब आपका चेक रिसीव करते हैं तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता, तो क्योंकि उसकी एक क्लियरिंग साइकिल होती है, तो उसके पीछे आप मत पड़िएगा। इसका पूरा लॉजिक हम एक अलग टॉपिक में सीखेंगे जिसका नाम होगा BRS। अभी तो आप ये मान सकते हैं कि जब एक बिजनेसमैन को चेक मिलता है और जब वो चेक बैंक में जमा कर देता है तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेसमैन ये प्रिज्यूम करता है कि हमारा पैसा बैंक में पहुंच गया। तो आप बोलोगे इसका मतलब इन शॉर्ट क्या निकला कि हमको चेक मिला 8,000 रुपए और ये हमने तुरंत बैंक में जमा कर दिया। तो कहानी क्या निकली सीधा कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और ये पैसा हमें किसने दिया, मोहन ने। तो मोहन हमारा डेटर रहा होगा, तभी तो पैसा दे रहा है वो हमें। तो मोहन एक डेटर पहले था, अब उसने हमको पेमेंट कर दिया, तो डेटर का बैलेंस कम हो गया। तो 2 में क्या आ जाएगा दोस्तों, मोहन, और अमाउंट कितना डालेंगे अपन, 8,000। तो बिल्कुल बेसिक रूल ध्यान रखिएगा। हाँ, बैंक हमारा असेट है दोस्तों, तो जब जब ये बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। और मोहन ने हमको पैसे दिए, तो मोहन पहले हमारा डेटर होगा, तभी तो हमको पैसे दे रहा है, तो वो हमको पैसे दे गया, तो अब वो हमारा डेटर नहीं है, तो असेट गिर गया, तो 8,000 रुपये मोहन क्रेडिट। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, फिर से बताइए। जब जब पैसा आपको कोई भी पार्टी देती है और आप उस पैसे को ऑन द सेम डे बैंक में पहुंचा देते हैं, तो सीधा आप अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में मान लो कि बैंक बैलेंस बढ़ गया और जिस भी पार्टी ने आपको चेक दिया वो क्रेडिट हो गया। तो मोहन अपना क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि मोहन हमारा पहले कभी डेटर रहा होगा, तो उसने हमको पेमेंट दे दिया, और अब वो डेटर नहीं रहा क्योंकि उसने हमको पैसे दे दिए, तो वो गिर गया डेटर का बैलेंस, तो इसलिए वो क्रेडिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे। अब आप बोलोगे 6th वाला कैसा है, हमको तो सेम दिख रहा है। तो आप नोटिस करिए पूरा सेंटेंस सेम चल रहा था, बस ये वाले पार्ट में अब डिफरेंस है। अब आप बोलोगे क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। 6th वाले में 2 ट्रांजैक्शन है। आप बोलोगे 2 कैसे, पहला हमको चेक रिसीव हुआ और हमने इस चेक को आज नहीं बाद में कभी बैंक में जमा किया है। अब आप बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है बेटा, हाँ, इंडिया में एज पर बैंकिंग नॉर्म्स आपको अगर कोई चेक आज मिलता है तो बेटा आप उस चेक को अगले 3 महीने, कुछ कुछ बैंकों में 4 महीने, इसके अंदर भी आप बैंक में जमा कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक चेक अगर आपको आज मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इस चेक को आज ही बैंक में जमा करें। अब मान लो कि आज संडे है, तो अगर आपको कोई चेक संडे को मिलेगा तो संडे को तो बैंक बंद होती है, तो आप इस चेक को कब जमा करेंगे बैंक में बेटा, मंडे को। तो ऐसा अलाउड है इंडिया में। ठीक है, तो आप बोलोगे अच्छा इसकी एंट्री कैसे होती है, तो बेटा इसकी 2 एंट्री होती हैं। पहली एंट्री होती है चेक रिसीव करने की एंट्री, तो आज हमको चेक मिला है ना, तो आज हमने इस चेक को बैंक में नहीं भेजा है, तो इसकी एंट्री होती है चेक इन हैंड। अब आप चाहे तो इसको चेक भी लिख सकते हैं, इन हैंड तो बस एक लिखने का इसकी फॉर्मेलिटी है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, अब आपको ये चेक किसने दिया, रमेश ने, तो 2 में आ जाएगा मेरे दोस्तों रमेश, और इसका अमाउंट कितना था, 6,000 रुपीज। अब आप बोलोगे अच्छा अब इस चेक को हमने बैंक में जमा किया कब, बाद में, तो मान लो अगले दिन या 2 दिन बाद आपने इसको बैंक में जमा किया, तो जब ये चेक फाइनली बैंक में पहुंचेगा तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेंगे कि चलो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो आप नोटिस करिए अगर, तो हमने इस पूरी की पूरी एंट्री का जो प्रोसेस है वो एक नाम के जरिए इस्तेमाल किया जिसको हम चेक इन हैंड अकाउंट बोलते हैं। और इसमें भी अमाउंट आपको लिखना है बेटा कितना, 6,000, क्योंकि चेक तो सेम है ना। तो आप फिर से बताइए, ऊपर वाली जो एंट्री थी, एंट्री नंबर 5, उसमें हमको चेक मिला था और हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया, तो वहां पे हमने चेक इन हैंड वर्ड यूज नहीं करना है, सीधा बैंक डेबिट करना है और जिस पार्टी ने आपको पेमेंट किया उसको क्रेडिट करना है। लेकिन अगर आप 6th वाले को नोटिस करें तो 6th वाले में इस वर्ड ने पूरी कहानी बदल दी कि ये चेक हमको मिला तो आज है लेकिन जमा हमने इसको बाद में किया है। तो वहां पे अपन ने एक टेम्पररी अकाउंट इस्तेमाल किया चेक इन हैंड का। पहले हमको चेक मिला तो चेक इन हैंड डेबिट टू रमेश, और जब ये चेक बैंक में पहुंचा तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड।
ठीक है, अब इसके नरेशंस क्या होंगे? बीइंग चेक रिसीव्ड, बीइंग चेक डिपॉजिटेड। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि अकाउंटिंग बेटा एक आर्ट है। हाँ, इसको आप ऐसे, आप जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि हमको चेक इन हैंड पूरा लिखना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, आप चाहे तो चेक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी जितना पूरा लिखेंगे उतना बेटर है, इजी है। अब 7th पॉइंट, पेड टू सुरेश बाय चेक। अब सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से, हम जब चेक का पेमेंट करते हैं तो बेटा हमें कोई मतलब नहीं होता कि वो चेक बैंक में कब पहुंचेगा। पेमेंट वाला केस हमेशा सिंपल चलता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूं, जब जब चेक रिसीव होता है, जब जब चेक रिसीव होता है तो उस केस में देखना पड़ता है हमें कि हमने सेम डे जमा किया है या फिर हमने लेटर जमा किया है। लेकिन अगर आप नोटिस करें, हम जब चेक को पेमेंट करेंगे तो बेटा हमें कोई मतलब नहीं है कि सामने वाली पार्टी बैंक में पैसा सेम डे चेक पहुंचा रही है कि बाद में। तो पेमेंट वाला केस बिल्कुल सिंपल केस होता है, जो कि इस सब में होगा। हमने सुरेश को पैसे दिए चेक से 4500 रुपए, तो सुरेश, हमने उसको पेमेंट किया तो सुरेश हमारा पहले कभी लायबिलिटी रहा होगा, तभी तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो सुरेश को हमने पैसे दिए तो सुरेश लायबिलिटी है, कम हो गई, तो सुरेश हो गया डेबिट, और ये डेबिट लिखा है। और 2 में बेटा हमने चेक से पेमेंट किया है तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, तो 2 में क्या आ जाएगा? बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब समझे आप। तो जब भी हम चेक को दोस्तों पे करते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि ये चेक सेम डे जमा हुआ होगा बैंक में कि लेटर। पेमेंट वाला केस बिल्कुल सिंपल चलता है, जिस पार्टी को पेमेंट करोगे वो पार्टी डेबिट, और जो आपने पेमेंट किया है उस अमाउंट के साथ बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इस केस में अमाउंट कितना था दोस्तों? 4500। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4500 सुरेश डेबिट, और यहाँ पे भी 4500 बैंक क्रेडिट। और इसकी नरेशन बीइंग चेक पेड टू सुरेश। और सुरेश को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि सुरेश हमारी कभी लायबिलिटी रही होगी, तभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं, और हमने उसको जैसे ही पे किया तो लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो वो डेबिट हो गया। तो आप सिंपल स्टोरी में इसको ध्यान क्या रखोगे कि सुरेश डेबिट टू बैंक, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो। और इसमें कभी भी ध्यान रखिएगा, चेक इन हैंड का इस्तेमाल नहीं करना है। चेक इन हैंड सिर्फ तब इस्तेमाल होता है दोस्तों जब चेक आपको रिसीव होता है और आप इसको जमा करते हो बाद में, डिपॉजिटेड लेटर। इसके अलावा चेक इन हैंड वर्ड भी आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को बार बार रिवाइज करिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब 8th पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल है। हम जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं बेटा तो बैंक वाले को चार्जेस काटते हैं, जिनको हम बैंक चार्जेस के नाम से डिनोट करते हैं अकाउंटिंग कंटेक्स्ट में। तो बैंक चार्जेस बैंक वाले 200 रुपये हमारे अकाउंट में से काटते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक चीज़ सुनना, बैंक वाले जो लोग होते हैं वो हमारे अकाउंट में जब भी कोई चीज़ डेबिट करते हैं तो बैंक वालों के लिए डेबिट करना मतलब होता है बेटा अकाउंट में से पैसे काटना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसे काटे, तो इसका मतलब हमारे लिए ये खर्चा है। तो आपको पता ही होगा बेटा, खर्चा जब जब होता है तो उसको करते हैं डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड इन नेचर। तो बैंक चार्जेस को हम करेंगे डेबिट, और हमारे अकाउंट से पैसे कट गए तो टू बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो गया। कितने रुपए? जितना इसमें अमाउंट दिया हुआ है जो है 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपके अकाउंट में से बैंक वाले पैसे काटेंगे तो बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और बैंक आपका असेट है जो कि कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए? 200 200। और इसकी नरेशन बीइंग चार्जेस डिडक्टेड फ्रॉम बैंक। हाँ सही है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक का सब क्लियर हो रहा होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यस, अब आ जाइए एंट्री नंबर 9 पे। अब 9 में आप देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बेटा बैंक वाले जब भी आपको बोले क्रेडिटेड, तो बेटा बैंक वालों के लिए उनकी भाषा में क्रेडिटेड वर्ड का मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो गए हैं। तो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट 500 रुपये बैंक ने ऐड कर दिया। तो आपको इतना पता भी होगा वैसे भी कि हम जब भी बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट देती है, हमारे अकाउंट में पैसे ऐड होते जाते हैं। तो बैंकिंग कंटेक्स्ट में बैंक वालों की लैंग्वेज में पैसे ऐड होने का मतलब होता है क्रेडिट। तो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है बेटा, और बैंक बैलेंस बढ़ गया तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक बैलेंस क्योंकि बढ़ गया तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और इंटरेस्ट आपकी इनकम है तो इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, और कितने रुपए यहाँ पे? 500 रुपीज। तो बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट 500। इंटरेस्ट को आप चाहे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा। नरेशन होती है बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड या बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ठीक है, तो आप नोटिस करें, एक्सपेंस जब भी होगा तो वो डेबिट और बैंक क्रेडिट, और इसी का उल्टा इनकम में हो रहा है। इनकम जब भी मिलती है तो बैंक डेबिट और इंटरेस्ट या इनकम क्रेडिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा होगा इनकम में तो वो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस में बैंक घटता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 10 पे। अब 10 में क्या लिखा है आप जरा ध्यान से पढ़िए। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो हमने अपने अकाउंट के थ्रू पे कर दिया। तो वैसे भी इंश्योरेंस का बेटा नियम ही यही है कि वो अब ऑनलाइन या चेक से या अकाउंट के जरिए पे किया जाता है, कैश का तो सरकार ने ही नियम बंद कर दिया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने थ्रू बैंक पे किया, तो सिंपल है, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है
तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आप पेमेंट अपने चेक से कर रहे हैं, बोले तो बैंक से कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने रुपए से बेटा, 1200 रुपए, तो 1200 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। देखो है कितना सिंपल। तो जब जब पैसा बैंक में जाएगा तो बैंक क्रेडिट, बैंक से जाएगा तो बैंक क्रेडिट, और जब जब पैसा बैंक में आएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और आएगा कि जाएगा वो हमको ट्रांजैक्शन बताता है। अब जैसे 11th वाले को आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया हमने चेक से या अपने बैंक अकाउंट से, तो सेम पैटर्न, इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई भी एक्सपेंस हो, बाय वॉट एवर नेम यू से इट, इंश्योरेंस क्या, बिल क्या, सब चीजें, तो वो सब के सब खर्चे डेबिट होते जाएंगे। और आपने पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट किया है तो 2 में आ जाएगा बैंक। कितने रुपए मेरे दोस्तों, 2000। देखो है कितना सिंपल। और नरेशन बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड थ्रू बैंक। ठीक है, अब अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अब 12th वाला ध्यान से देखिएगा, रिसीव्ड डिविडेंड डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू द बैंक। हम लोग जब बेटा शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो उससे हमको पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता रहता है, कभी 3 महीने बाद, कभी साल के एंड में, जो भी है। तो इनडायरेक्टली हमारे लिए तो है इनकम है, और इनकम हमारे सीधा अकाउंट में आ गई। कितने रुपए, 1500 रुपए। तो मान लो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए, रिलायंस ने पूरे साल भर बढ़िया प्रॉफिट कमाया, और साल खत्म होने के बाद उन्होंने आपको डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर दिया। तो हमारे लिए तो ऐसा सिंपल कॉमर्स स्टूडेंट, डिविडेंड हमारी इनकम है, हमको पैसा मिल रहा है, और सीधा हमारे अकाउंट में आ गए 1500 रुपए। तो आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये डिविडेंड जो आपको मिला है वो आपकी इनकम है, तो जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो इनकम है, तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। कितने रुपए दोस्तों, 1500 रुपए डेबिट इधर और 1500 रुपए क्रेडिट इधर। नरेशन बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे जब जब एक्सपेंस होता है तो बैंक अकाउंट देखो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पैसे जा रहे हैं, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। और जब जब इनकम रिसीव हो रही है तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक डेबिट हो रहा है इजी सिंपल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। अब 13 वाले पे आ जाइए। ठीक है, टेक करना लोन फ्रॉम बैंक। तो आपको पता होगा बेटा बैंकिंग का तो मेन काम ही लोन देना, लोन लेना। तो बैंक हमें लोन दे रही है कितने रुपए, 50,000 रुपए। तो हम जब भी लोन लेते हैं तो बेटा हमेशा आपके अकाउंट में पैसा आता है, ध्यान रखिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। तो आप इसको शॉर्ट में लोन भी लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको लोन मिलता है तो लोन का पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो अकाउंट में मतलब बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। ठीक है, क्योंकि एसेट बढ़ गया। अब ये लोन हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लोन एक लायबिलिटी है, और जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। कितने रुपए, 50,000 रुपए इन दिस केस। तो बैंक में आपके 50,000 रुपए आ गए, और लोन भी कितना, 50,000 रुपए। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बैंक में डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज पैसा आ गया आपके अकाउंट में। और लोन क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। और इसकी नरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है दोस्तों, अब 14 पॉइंट देखिएगा। हम जब लोन लेते हैं तो बेटा लोन को चुकाना भी तो पड़ता है। तो हमने लोन की इंस्टॉलमेंट पे करी है कितने रुपए, 3000 रुपीज। तो इसका मतलब सिंपल है कि आपने लोन रीपे कर दिया। तो जब जब हम लोन रीपे करते हैं तो आपने कर्जा चुकाया, तो यही जो लोन था ये ऊपर आपने क्रेडिट किया, अब वो आप पे कर रहे हैं। तो लोन फ्रॉम बैंक को आप करेंगे डेबिट। क्यों, क्योंकि हमने कर्जा चुका दिया, लायबिलिटी कम हो गई। और बैंक से किया है पेमेंट तो टू बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो गया। ठीक है, तो हमने कितना रुपया बैंक से पे कर दिया था बेटे, 3000 रुपीज। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें 3000 रुपीज हमने लोन चुका दिया थ्रू बैंक। इजी है, तो पैसे बैंक अकाउंट से कट गए तो बैंक बैलेंस क्रिएट हो गया, कम हो गया मतलब हमारे एंगल से, और लोन हमने चुका दिया तो लोन डेबिट हो गया। इजी है दोस्तों। अब आते हैं एंट्री नंबर 15 पे। अब आप ट्रैक करो 15वां इससे ही कनेक्टेड है। हम लोग जब लोन लेते हैं तो बेटा बैंक वाले उस लोन पे हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आप खुद सोचिए, हम लोग लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट हम चुकाते हैं, पे करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो बैंक हमारे अकाउंट से या हम बैंक वालों को 400 रुपए पे कर रहे हैं, तो ये एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस होता है तो बेटा उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, और 2 में बैंक, क्योंकि हमारे अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे ना हम जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। तो 400 रुपये आपने पे करे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 400 रुपीज। अब ये डेबिट क्यों हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग एक्सपेंस पेड, और ऊपर का नरेशन बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। नीचे आप एक्सपेंस को इंटरेस्ट लिख देना, रादर उल्टा अच्छा ही है, बीइंग इंटरेस्ट पेड, और ऊपर वाले में बीइंग लोन इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप प्रिंसिपल चुकाएंगे तो लोन डेबिट हो जाएगा, अगर आप इंटरेस्ट चुकाएंगे तो इंटरेस्ट आपका खर्चा होता है बेटा वो डेबिट हो जाएगा। और इवेंचुअली दोनों ही केसेस में क्योंकि पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम हो गया।
ठीक है, अब आ जाते हैं 16 वाले पे। 16 वाले में अब क्या पूछा है, हाँ ये को रिपीट मिलेगा आपको, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ₹2200। तो आप इस वर्ड को इग्नोर कर देना, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये अभी किसी काम का नहीं है, आप तो बस इसको मान के चलो कि ऊपर के जैसा रिपीट आ गया, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया बस। तो जब जब पैसे बैंक में आएंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट लिखिए, और डिविडेंड आपकी इनकम है तो डिविडेंड को क्रेडिट करिए। कितने रुपए दोस्तों, 2200, 2200, 2200। तो ये रिपीट ट्रांजेक्शन आ गया, तो इसको आप चाहो तो क्रॉस कर सकते हैं। अब आ जाइए सीधा 17 पे। अब यहाँ पे भी देखो सेम है, बैंक पेड टेलीफोन बिल ऑन अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अभी क्या होता है, हम कई सारे एक्सपेंसेस बैंक वालों को अलाउ कर सकते हैं कि भैया अगर कल को हम भूल जाएं तो आप हमारे बिहाफ पे प्लीज पेमेंट कर दिया करो। जैसे बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, लाइट का बिल हो गया, या कोई हमारी ईएमआई हो गई, या फिर कोई हमारा टेलीफोन का एक्सपेंस हो गया, रिचार्ज हो गया, तो बैंक में ऑप्शन आता है ऑटो पे, ऑटो AUTO और पे। तो वैसा आप मान लो कि ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहलाता है कि भैया हमने बैंक वालों को ऑथराइज किया है कि इस डेट पे आप खुद ही हमारे अकाउंट से पैसे काट के इसको पे कर दिया करो। तो भैया ऐसे हमें क्या, एंट्री तो सेम ही होगी, ये आपका एक्सपेंस है और बैंक से पैसे कट गए, सिंपल। तो 17 में भी एंट्री का पैटर्न क्या होगा दोस्तों, टेलीफोन बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो टेलीफोन बिल को किया जाएगा डेबिट, और आपने चेक से पेमेंट किया है, मतलब बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं सॉरी आपके, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब जब पैसा जाएगा बैंक क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, एक्सपेंस का 1000 रुपए और बैंक में कितने आ जाएंगे, 1000 रुपए। ठीक है, नरेशन बीइंग टेलीफोन बिल पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो एक्सपेंस है टेलीफोन बिल तो डेबिट हो गया, और पैसा बैंक में से आप जा रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो बैंक कम हो गया तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं 18 वाले पे। अब 18 वाले में ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफर्ड ₹3000 फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग्स अकाउंट। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, हम लोग बिजनेस में ऊपर जितने भी सब में जहां भी बैंक हमने लिखा है ना बेटा, वो सब प्रैक्टिकली करंट अकाउंट होता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस पर्पज के लिए जो भी ट्रांजेक्शन करता है ना, तो उसके लिए बैंक में वो अकाउंट जो ओपन करवाता है उसको बेटा करंट अकाउंट कहते हैं। और सेविंग्स अकाउंट बेटा पर्सनल होता है, जिसका दुकान के ट्रांजैक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, आपका पर्सनल सेविंग्स अकाउंट है। तो आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन ने अपने दुकान के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के अपने पर्सनल अकाउंट में ले गया, तो बेटा इसको हम लोग ड्रॉइंग्स मानते हैं। क्या मानते हैं, ड्रॉइंग्स। तो जब भी पैसा करंट अकाउंट से निकल के आपके सेविंग्स अकाउंट में जाता है तो बेटा हम लोग उसको ड्रॉइंग्स मानते हैं। ठीक है, बिकॉज पैसा पर्सनल यूज के लिए चला गया, तो उसकी एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 3000 रुपए। हाँ ठीक है जी, तो आप ध्यान रखोगे इस चीज को। ऑनरेशन बीइंग फंड ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में पैसा निकल गया, मतलब वो पर्सनल यूज के लिए चला गया बेटा, और पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स को करते हैं डेबिट, क्योंकि उससे कैपिटल कम होती है। दुकानदार जब जब दुकान पे पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है, तो उसे करते हैं क्रेडिट। जब जब दुकानदार दुकान से पैसे निकालता है तो कैपिटल कम हो जाती है, तो उसको हम करते हैं डेबिट। किस नाम से, कैपिटल नहीं, ड्रॉइंग्स के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो वो यहाँ पे हुआ है। अच्छा, अब अगले पे आते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 19। ट्रांसफर किए हमने 5000 रुपए फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट। तो नोटिस किया उल्टा, दुकानदार अपने पर्सनल खाते से पैसा निकाल के दुकान के खाते में डाल रहा है, तो बेटा इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। दुकान पे और पैसा आ गया, तो 19 वाले की एंट्री क्या होगी, अब दुकान पे पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया। और 2 में क्या आ जाएगा बेटा आपका, कैपिटल। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में 18 वाले में क्या था, ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही थी, बैंक क्रेडिट हो रहा था, बिकॉज दुकान से पैसा निकल गया, करंट अकाउंट दुकान का जो है वो कम हो गया। ये जो बैंक हम लिख रहे हैं बेटा करंट अकाउंट होता है एक्चुअली। और 19 में उल्टा हो रहा है, घर का पैसा दुकान पे आ रहा है तो दुकान का पैसा बढ़ गया, दुकान का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जो पैसा मालिक घर से लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है जी, तो कैपिटल कितना था यहाँ पे जब वो घर से लेके आ गया अपने सेविंग अकाउंट से, 5000 रुपए। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें तो जब जब पैसा दुकान के अकाउंट से पर्सनल में जाएगा तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगी, और जब इसका उल्टा होगा कि घर का पैसा दुकान के अकाउंट में आ गया तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है 20, ताकि ये बेसिक फाइल खत्म। एक अकाउंट से पैसे निकाल के करंट अकाउंट के दूसरे में डाल दिया। बोलोगे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में एक बिजनेसमैन के पास एक ही बैंक में करंट अकाउंट नहीं होता। तो मान लो बेटा करंट अकाउंट 1 आपका HDFC बैंक में, और दूसरा करंट अकाउंट मान लो आपका ICICI बैंक में। ऐसा कई लोग करते हैं, 2-3 अकाउंट होते हैं उनके पास। तो बेटा पैसा ऐसे भी तो ट्रांसफर होता है, तो उस केस में नियम क्या होता है, जिस अकाउंट से पैसा निकल गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और जिस अकाउंट में पैसा पहुंच गया वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जो अकाउंट से पैसा निकल गया तो उसका बैंक बैलेंस गिर गया। जैसे अपने केस में HDFC से पैसे निकल के ICICI में पहुंच गए, तो ICICI अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिसको अपन अपने आप बोलेंगे करंट अकाउंट 2, क्योंकि अपने सेंटेंस में करंट अकाउंट 2 लिखा है ना। तो सेकंड करंट अकाउंट को डेबिट कर दो क्योंकि वहां बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और फर्स्ट करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो क्योंकि वहां पे बैंक बैलेंस गिर रहा है।
ठीक है, कितना 10,000 10,000, इजी है। अब इस वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि मैंने डिसऑनर ऑफ चेक वगैरह की एंट्रीज कवर नहीं करी हैं, तो डिसऑनर ऑफ चेक्स की एंट्री हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए टू द राजहंस एकेडमी ऑफिशियल चैनल को। थैंक यू।